अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ गोइंग टू बी क्विक वीडियो। हमारा वेपर कंप्रेशन का एक टॉपिक था, उसमें एक न्यूमेरिकल था जिसमें मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि वो गालिबन जो है सही नहीं हमने किया और सो उसको मैंने दोबारा अभी चेक किया ज़रा डिटेल में। सो मैंने मुनासिब समझा कि इसकी एक वीडियो बना ली जाए ताकि जो है आप लोगों के लिए भी रेफरेंस रहे और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो में दूर कर लें। अच्छा देखें, सबसे पहले हमारे पास जो यहाँ गिवन है, ठीक है, हमें ये गिवन है कि हमें ये बता दिया गया कि जी हमारे पास जो कंडेंसेशन एवेपोरेशन है वो इन प्रेशर्स पे हो रही है। उसके अलावा टेम्परेचर एट द एंड ऑफ कंप्रेशन इज़ 50 डिग्री सेल्सियस। अगर हम प्रेशर के अगेंस्ट सेचुरेशन टेम्परेचर देखते हैं तो वो 30 डिग्री सेल्सियस है। इसका मतलब है कि सुपर हीटिंग होगी। और जब यहाँ ये बात कर रहा है कि देयर इज़ नो अंडर कूलिंग, नो अंडर कूलिंग का मतलब क्या होगा कि आपके पास ये 4 है, 4 के बाद 4 डैश पे नहीं जा रहा बल्कि सीधा 1 पे आ रहा है। तो अगर लेट से वो अंडर कूलिंग का कोई जिक्र ना करता तो ये पहले जो है यहाँ करके यहाँ 4 डैश तक आती और उसके बाद 1 में आती, जिस तरह हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल में हो रहा है। ओके, उसके बाद जो है हमने आइस जो है हमें बता दिया गया कि जी 1 टन ऑफ आइस इज टू फॉर्म्ड पर आवर एट -5 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम वाटर एट 10 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि पहले आपको जो है 10 डिग्री सेल्सियस को 0 पे कन्वर्ट करना है और 0 को -5 पे लेके जाना है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस गिवन है, लेटेंट हीट हमें जो है आइस की गिवन है, CP या फिर आपके पास स्पेसिफिक हीट ऑफ सुपर हीटेड अमोनिया वेपर वो भी आपको गिवन है। अब हमने ये फाइंड आउट करना है। अच्छा, सबसे पहले हमारी इसमें जो है क्या टेक्निक होगी। अच्छा, उससे पहले ये कुछ हमारे पास इसकी जो है फ्री बॉडी आप कह लें कि TS डायग्राम बनती है। एवेपोरेशन एग्जिस्ट कर रही है 2.66 बार पे 2, उसके बाद ये 0.3 पे जा रहा है, 3 से 3 डैश पे आएगा क्योंकि सुपर हीटेड सैचुरेटेड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है सिंपल एज इट इज़ ये प्रोसीजर है। ओके, तो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होगा। सबसे पहले हमने जो है एंट्रोपी फाइंड आउट करनी है और हम यहाँ लिख सकते हैं एंट्रोपी एट 0.3, ठीक है। सो एंट्रोपी एट 0.3। अच्छा, एंट्रोपी एट 0.3 क्या होगी कि S3 इज इक्वल टू S3 डैश प्लस CP नेचुरल लॉग ऑफ T3 ओवर T3 डैश। अच्छा, कन्फ्यूजन कहाँ आई थी, मैंने आप लोगों को कहा था कि ये पार्ट नहीं होगा। अच्छा, इसको जो है अगर हम टेबल को गौर से देखें तो बहुत क्लियर था। यहाँ आपको एंट्रोपी आपको ऑफ लिक्विड दी हुई थी और आपको यहाँ एंट्रोपी गैस वेपर की नहीं थी बल्कि लेटेंट थी। लेटेंट का क्या मतलब होता है कि आपके पास ये जो एंट्रोपी है डैट इज Hg माइनस HF, आपको ये गिवन है। सो यानी कि अगर आपने यहाँ से Hg निकालना हो तो वो बेसिकली होगा कि Hg इज इक्वल टू HF प्लस HFg, ठीक है। वो नॉर्मली उसमें x आ जाता है, ड्राइनेस रेशो आप कंसीडर करें कि वो 1 है इसमें, तो ये बेसिक ये रिलेशन होता है, ठीक है, इज इक्वल टू HFg। सो ये हमारे पास हमने वहाँ ये हमने चीज़ मिस की थी, सो इसकी वजह से ये बिल्कुल सही है। सो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहीं से आप फाइंड आउट कर लें कि 1.203 प्लस 3.77 कर लें और Hg निकाल लें, या दूसरी तरह जो कि आपकी बुक में भी फॉलो किया गया है कि 1.203 प्लस 3.77 प्लस 2.93 नेचुरल लॉग ऑफ टेम्परेचर जो है हमारे पास पहले 50 प्लस 273 होगा और डिवाइडेड बाय 30 प्लस 273। सो ये जो वैल्यू हमारे पास आती है डैट इज़ 5.16, ठीक हो गया। अच्छा, अब ये बेसिकली हमने वहाँ जो है कहने की चीज़ हमारे से मिस हुई थी कि जो लेटेंट वाला जो है वो, वरना उसके बाद ये न्यूमेरिकल बिल्कुल जिस तरह हमने बुक में किया बिल्कुल उसी तरह ही है, ठीक है। अब हमने ये जो है एंट्रोपी एट 3 फाइंड आउट कर ली है, सो हम इसके बाद लिखेंगे कि आपके पास जो एंट्रोपी एट 2 अगर हमने फाइंड ये हमारे पास था एंट्रोपी एट 3। अच्छा, उसके बाद जो है अब एंट्रोपी एट 3 जो 3 है, ठीक है, डैट इज इक्वल टू एंट्रोपी एट 2। अच्छा, इसका क्या मतलब है।
अगर ये हमने कर लिया तो इसका मतलब है कि आपके पास ये जो 5.16 है डेट वुड बी इक्वल टू SF2 प्लस एक्स SFG2। अच्छा, अब अगर हम ये वैल्यूज़ देखें तो हमें पता है कि 2 जो है वो 2.66 पे है। सो हमारे पास जो है ये देखें 0.505 ये भी मौजूद है, और ये ऑलरेडी जो है जो लेटेंट है डेट इज़ बेसिकली HFG, ठीक है। सो हमें ये वैल्यू भी गिवन है, ठीक है। सो हम सिंपली क्या करेंगे कि इज़ इक्वल टू 0.505 प्लस x2 और यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे 4.99 से। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो ड्राइनेस रेशियो है वो आएगी 0.932। अच्छा, फिर हम जो है यहाँ से इसको यूज़ करते हुए हम एंथैल्पी भी फाइंड आउट कर सकते हैं एट पॉइंट 3। सो अगर हमने एंथैल्पी एट 3 फाइंड आउट करनी है डेट वुड बी H3 इज इक्वल टू H3 डैश प्लस CP डेल्टा T, यानी कि इसको यहाँ से ना डेल्टा T ही लिख देते हैं अभी। सो H3 डैश हमारे पास कहाँ से आएगा? H3 डैश बेसिकली 30 पे सैचुरेटेड जो हमारे पास एंथैल्पी है जो कि हमें ये गिवन है, ठीक है, 1146.4 ये हमें नोन है, ठीक है। सो इसको हम यूज़ करेंगे और अच्छा, यहाँ भी वैसे थोड़ी सी जो है ना बेसिकली मिस्टेक बेसिकली यहाँ से थी, ये मैं स्लाइड्स में भी करेक्ट करूँगा। बेसिकली गैस नहीं है, ठीक है, ये बेसिकली ये भी लेटेंट है, ठीक है, ये भी लेटेंट है, ये गैस नहीं है। अब अगर हम करते हैं तो ये बिल्कुल जो है ना आपके पास जो बुक में अब ये सॉल्व हुआ हुआ ये बिल्कुल आपको एज इट इज़ अब आपको देखने को देखिए। अब H3 डैश जो है यहाँ भी वही फार्मूला स्कीम यूज़ होगी कि वो हमें बेसिकली लेटेंट था या HFG गिवन था। सो जब हमने वहाँ से कहने कि HG जब फाइंड आउट करें क्योंकि 0.3 तो सैचुरेटेड स्टेट पे होगा, सो इसमें वो भी ऐड हो रही होगी, इसकी लिक्विड वाली भी ऐड हो रही 322.2 प्लस 1146.4, ठीक हो गया, प्लस CP जो है हमारे पास अमोनिया का वो 2.93 है, डेल्टा T जो है वो 50 माइनस 30। सो ये सॉल्व करने पे वैल्यू हमारे पास बनेगी 1527.2 किलो जाउल पर केजी। अच्छा, ये भी हमने अब फाइंड आउट कर लिया। सो उसके बाद जो है हमारे पास एंथैल्पी एट 2 आ जाती है। ठीक है, एंथैल्पी एट 2 अगर हमने अब फाइंड आउट करनी है, सो डैट वुड बी H2 इज इक्वल टू HF2 प्लस X2 HFG2। सो अगर हम ये देखें, हमने X जो है यहाँ हम फाइंड आउट करके आए हैं, ये रहा, ठीक है। उसके बाद अगर हम HF की बात करें 2 के लिए तो वो ये मौजूद है, और HFG जो है वो ये मौजूद है, ठीक है। सो आई थिंक उससे ये बड़ा क्लियर हो जाता है कि डैट वुड बी सही 124.7 प्लस X2 जो है हमारे पास 0.932 है, मल्टीप्लाई बाय HFG2 जो कि हमारे पास है 1297। सो ये सॉल्व करने पे हमारे पास वैल्यू बनेगी 1333.5, और इसी तरह यहाँ से W निकाल सकते हैं, वर्क डन, ठीक है, H3 माइनस H2, ये दोनों जो है हमारे पास सॉल्व करने पे बनेगा 193.7।
वर्क डन जो है हमारे पास 193.7 किलो जूल्स पर केजी। ओके, इसमें जो है हमारे पास जो देखें ये हमारे पास H2 आ गया, ठीक है, दिस वन, और हमारे पास ये H3 है। सो ये दोनों वैल्यूज़ को हमने यूज़ करते हुए फाइंड आउट कर लिया। अब हम आगे चलते हैं और यहाँ से अब हम निकालते हैं कि हमने टोटल बेसिकली हीट कितनी एक्सट्रैक्ट करनी है आइस की वजह से, ठीक है, हीट टू बी एक्सट्रैक्टेड। देखें उसने हमें ये स्टेटमेंट में बता दिया हुआ कि 1 टन ऑफ आइस इज टू बी फॉर्म्ड पर आवर, ठीक है। सो अगर हम पर आवर के लिए बात कर रहे हैं, सो इसका मतलब 1 टन इज इक्वल टू 1000 kg। सो हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ 1000 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास चूंकि 1 टन है, सो ये 1 m सॉरी, उसके बाद जो है आपके पास लाजिम होता है आपने 10 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है तो आपने उसको लेके आना है 0 पे पहले, ठीक है। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था, 10 - 0 होगा, ठीक है। उसके बाद लाजिम होता है लेटेंट हीट ऑफ आइस आएगी, ठीक है, पर केजी, जो कि हमारे पास 335 होती है, प्लस अब आपके पास वो हीट आएगी जो कि आपने 0 डिग्री से आइस को -5 के ऊपर लेके जाना है। सो वो भी होगा +1 मल्टीप्लाई बाय 2.09 और 0 -5। अच्छा, इसमें एक चीज़ आपने देखनी है, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, mCp डेल्टा टी। अब देखें मैथ जो है, अब हमारे पास 1 टन हमें कहा गया था, 1 टन में होता है 1000 kg। सो यहाँ भी मैथ 1000 आना था। 335 किलो जूल जो है वो पर केजी 1 kg आइस के लिए होती है, 1000 kg हो तो मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है। इसी तरह ये मैथ भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई होना, तो हमने क्या किया, अपनी ईज के लिए 1000 को कॉमन ले लिया यहाँ। अच्छा, अब ये वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास कुछ ये बनेगी 387,290 किलो जूल पर और, क्योंकि 1 टन पर और प्रोडक्शन है, ठीक है। सो इसका मतलब है कि अगर ये टोटल हीट एक्सट्रैक्ट करनी है, सो हम यहाँ से मास ऑफ रेफ्रिजरेंट निकाल सकते हैं। अच्छा, अब मास ऑफ रेफ्रिजरेंट हमने निकालना है, सो वो होगा ओके। अच्छा, एक चीज़ फिर हमने यहाँ मिस कर दी है, हमने यहाँ वर्क डन फाइंड आउट किया है, इसी तरह हम रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट आपके पास बनता है H2 - H1। ओके, अच्छा, अब H2 जो है वो तो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है, मगर जो H1 है उसकी जगह HF4 आएगा, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ ये बात की है कि आपके पास ये देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। सो यहाँ आपके पास इंथैल्पी हीट को जो आपके पास इंथैल्पी है वो सेम रहेगी। सो 4 जो है वो सैचुरेटेड लिक्विड पे था, ठीक है, और ये सैचुरेटेड लिक्विड पे HF4 कहाँ है, ये बेसिकली HF4 है, ठीक है। सो जब हमारे पास यहाँ HF4 मौजूद है, सो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि H2 जो है वो हमने फाइंड आउट किया है यहाँ, ये ठीक हो गया, दिस वैल्यू। सो यहाँ आ जाएगा 1333.5 माइनस 322 और 322.5 नहीं 322.2 है वैल्यू, ठीक हो गया। सो ये हमारे पास जो वैल्यू है 322.2 थी, और यहाँ जब सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को तो 1011.3 हमारे पास ये बननी है वैल्यू किलो जूल्स पर केजी। सो जब हमारे पास यहाँ मास ऑफ रेफ्रिजरेंट अब हमने फाइंड आउट करना है, सो उसमें एक तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है,
387290 और रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट जो अभी हमने फाइंड आउट किया 1011.3, इन दोनों को जब हम सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास बनती है 382.96 किलोग्राम पर और अगर हमने जो है टोटल वर्क डन, अब हम कहते हैं कि जी हमें टोटल वर्क डन चाहिए, ठीक है, क्योंकि लाजमी बात है आपने वो पर केजी के लिए था, सो टोटल डब्ल्यू दैट वुड बी 193.7 मल्टीप्लाई बाय 382.96। देखें ये हमारे पास मैस आ गया 382.96 और हमारे पास जो वर्क डन अभी हमने यहाँ फाइंड आउट किया है, देयर इट इज 193.7 किलो जूल पर केजी। सो ये दो वैल्यूज हमारे पास हैं। सो टोटल वर्क डन हमारे पास यहाँ से आएगा 74179.35 किलो जूल पर और, ठीक है। और ये पर और अगर हम इसे 3600 से डिवाइड कर देंगे सो हमारे पास यहाँ से पावर आ जाएगी, पावर इज इक्वल टू 74179.35 डिवाइडेड बाय 3600। सो ये वैल्यू हमारे पास बनती है अराउंड 20.6 किलोवाट। सो इस तरह ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है। अगर आपको इसके हवाले से कोई भी क्वेरी हो या कोई कन्फ्यूजन है, फील फ्री टू आस्क, ताकि जो है हम इस टॉपिक को कम्प्लीटली फॉर वंस क्लोज कर सकें। थैंक यू वेरी मच।